चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसमें 6th असेंबली इलेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 6वीं विधानसभा के चुनाव। जैसे हम लोगों ने देखा कि 5वीं विधानसभा के जो चुनाव हैं वे 72 से लेकर के 77 तक हुए और 77 में केंद्र में सरकार आई। और केंद्र में सरकार किसकी आई? मोरारजी देसाई की आई। और मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार जैसे ही आई, उस जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी कांग्रेस की स्टेट की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उनमें से एक मध्य प्रदेश की सरकार भी थी। मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया और 1977 में मध्य प्रदेश में नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन अनाउंस किए गए। और कौन कौन राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया तो क्या क्या उस समय का स्टेटस था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज ऑल। हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे 6th असेंबली इलेक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टेन्योर क्या था 6th असेंबली इलेक्शन का। इस असेंबली के इलेक्शन हुए 1977 में और ये 1980 तक असेंबली रही। ये है उसका टेन्योर 1977 से लेकर के 1980, 3 साल का असेंबली रहा ये। उसका कारण ये था कि 1980 में जनता सरकार केंद्र में गिर गई थी और जनता सरकार केंद्र में गिर गई थी तो फिर राज्यों की सरकार फिर से, भाई जो मैंने कहा था, ताश की पत्तों की तरह फिर से मुख्यमंत्रियों को बदला जाने लगा और सरकारों को बर्खास्त किया जाने लगा। और इस बार केंद्र में सरकार वापस से कांग्रेस की आई। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी थी और उन्होंने फिर से बहुत सारे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ठीक, तो यहाँ 1977 था। यहाँ एक बड़ा बदलाव ये था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो अब 320 हो गई हैं। नंबर ऑफ सीट्स 320 हो गई हैं और उसमें अगर हम रिजर्वेशन को देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 44/75 है। 44 एससी के लिए और 75 एसटी के लिए, ऐसा रिजर्वेशन इसमें लगभग तय कर दिया गया और इलेक्शन संपन्न हुए 77 में। 77 में जब इलेक्शन हुए तो आपको पता है कि 77 में इलेक्शन तो केंद्र में भी हुए थे। केंद्र में इलेक्शन हुए थे तो वहाँ कांग्रेस के विरोधी जो लहर थी, जनता सरकार, जिसमें जनसंघ भी शामिल था और भी पार्टियां शामिल थीं, जैसे भारतीय लोक दल शामिल था। इन सब पार्टियों ने मिलकर के जो सरकार बनाई उसको जनता सरकार कहा गया। और राज्यों में भी जनता सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला, यानी राज्यों में भी केंद्र की तरह ही जनता सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला। और मध्य प्रदेश में ये वो समय था जब यहाँ पहली बार जनता पार्टी के चुनाव जीत करके सीएम बनाए गए। और इससे पहले जनता पार्टी तो अभी तक अस्तित्व में आई नहीं है, लेकिन जो जनता सरकार है उस जनता सरकार की ओर से सीएम बने हैं और सीएम का पद दिया गया कैलाश चंद्र जोशी को। कैलाश चंद्र जोशी को दिया गया। कैलाश चंद्र जोशी बहुत अच्छे नेता थे मध्य प्रदेश में। और कैलाश चंद्र जोशी जब यहाँ पर सीएम है तब केंद्र में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर है। एक वाकया है कि मोरारजी देसाई जब भोपाल आते हैं सीएम से मिलने के लिए तो सीएम अपने नींद के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त थे कि वह नींद को प्रेफरेंस देते रहे और उन्होंने पीएम को मिलने के लिए वेट कराया। कुछ लोग कहते हैं कि यही कारण है और कुछ लोग कहते हैं कोई दूसरे कारण थे कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति को में इतनी अच्छी पकड़ कैलाश चंद्र जोशी नहीं बना पा रहे थे, जिस कारण से दिल्ली वापस जा कर के मोरारजी देसाई ने यहाँ पर नए सीएम की घोषणा करी। वो थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। लेकिन सकलेचा और भोपाल के जो व्यापारी थे उनके बीच के जो संबंध थे, वो संबंध और आपसी राजनेताओं के साथ उनकी बहुत मतलब जो टकराव थे, उस कारण से देखते हुए राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। और यहाँ सुंदरलाल पटवा को सीएम बनाया गया। यानी इन 3 साल की विधानसभा में टेन्योर में लगभग 3 सीएम यहाँ पर हैं। पहले कैलाश चंद्र जोशी ने शपथ ली, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने ली, उसके बाद सुंदरलाल पटवा ने शपथ ली। तो ये हमारे सीएम थे। अगर हम यहाँ बात करेंगे स्पीकर की, अगर हम देखेंगे कि इस विधानसभा में स्पीकर कैसे बनाया गया, तो ये 6वीं विधानसभा है। 6वीं विधानसभा में चूँकि कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी, इसलिए यहाँ पे जो स्पीकर बने हैं वो हैं मुकुंद सखाराम नेवलकर। मुकुंद सखाराम नेवलकर को स्पीकर बनाया गया।
अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन चूँकि कैलाश चंद्र जोशी यहाँ पर कौन बने हैं, सीएम बने हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बनेंगे, और यहाँ पर अपोजिशन के लीडर बने अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को अपोजिशन का लीडर बनाया गया। इधर टेन्योर, और इन 3 साल के टेन्योर में 3 सीएम बदले गए, एक लोकसभा स्पीकर रहे और एक यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। 1980 में जब दिल्ली में केंद्र की सरकार गिर गई, पहले तो केंद्र की सरकार में चौधरी मोरारजी देसाई वो बने, पीएम बने, और मोरारजी देसाई को जब छोड़ करके चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के सपोर्ट से पीएम बनाया गया, तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और कुछ ही महीनों में चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई और केंद्र में इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए। इलेक्शन अनाउंस हुए तो 1980 में केंद्र में इलेक्शन हुए, और ठीक उसी समय यहाँ भी इलेक्शन हुए। केंद्र में भी जनता सरकार विरोधी लहर थी, क्योंकि जनता सरकार ने ज़्यादातर कुछ काम नहीं किए थे। जनता सरकार ने केवल कांग्रेस यानी कि इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी उस कारण से जो उन्होंने जो गलतियां की, जो भी डिसीजन लिए, उन सब डिसीजन पर कार्यवाही करने में पूरा समय गुजार दिया। और कांग्रेस लोगों को ये समझाने में सफल रही कि जनता सरकार केवल इंदिरा से बदला लेने के लिए आई है और कोई भी काम करने नहीं आई है। कांग्रेस ने इलेक्शन में 1980 के इलेक्शन में इसका बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया और एक नारा लगाया कि जनता पार्टी हो गई फेल, खा गई चीनी पी गई तेल। उस समय जो हमारा क्या कहते हैं पीडीएस सिस्टम है वो एकदम चरमरा गया था और उसमें बहुत सारे घोटाले भी दर्ज किए गए। तो 1980 में अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो सीएम थे पटवा जी, और केंद्र में इंदिरा गांधी जी सरकार में आई, तो इंदिरा गांधी सरकार में आई तो उन्होंने फिर जो मोरारजी देसाई ने किया था कांग्रेस की सरकारों के साथ, ठीक वैसा ही इंदिरा गांधी ने यहाँ पर जनता सरकार के साथ किया और जनता सरकार को बर्खास्त करने का फैसला किया और यहाँ लगेगा राष्ट्रपति शासन। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का जो टेन्योर था वो क्या था, वो था 17 फरवरी 1980 से लेकर के 9 जून 1980। लगभग 113-12 दिन का एक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। और उस राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है सेकंड की, उसकी घोषणा करने के लिए जिस समय जो गवर्नर सर थे, उन गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक गवर्नर के समय पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जब दूसरे गवर्नर आए तो उस समय राष्ट्रपति शासन हटा, 2 गवर्नर चेंज हुए थे। तो पहले थे सीएम पुनाचा, ठीक, दूसरे इसमें रहे पुनाचा के बाद बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ये थे राष्ट्रपति शासन के द्वारा गवर्नर वहाँ पर रहने वाले। अब हम देखेंगे कि उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे इस समय? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये, और अगर हम पीएम की बात करेंगे तो पीएम आपको ज्ञात है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक। तो ये था स्ट्रक्चर किसका? मध्य प्रदेश में दूसरे राष्ट्रपति शासन का। और दूसरे राष्ट्रपति शासन की जब समाप्त किया गया तो 1980 में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई और इलेक्शन में मध्य प्रदेश में 7वीं विधानसभा के चुनाव होने थे जो 1980 में प्रारंभ हुए और 1980 में गठित होती है मध्य प्रदेश की 7वीं विधानसभा। तो पहले इसका टेन्योर देखते हैं। 7वीं विधानसभा जैसा कि आपको ज्ञात है 1980 से लेकर के 1985। ये अच्छे से पता है कि केंद्र में जनता पार्टी विरोधी लहर के कारण से कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी और कांग्रेस के सत्ता में आने के कारण ही राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सत्ता में आई। और ये वही समय है कि जब सीटों की संख्या 320 ही थी, 320 सीटों की संख्या थी और सीएम का पद मिला
अर्जुन सिंह जो मध्य प्रदेश के चुरहट से आते हैं और बघेलखंड क्षेत्र के हैं, उनको सीएम का पद मिला। और ये 1980 से लेकर 1985 तक सीएम के पद पर काम करने वाले एक इस 7th विधानसभा में अकेले ही में व्यक्ति रहे, इसमें बीच में सीएम को बदला नहीं गया। जब ये सीएम रहे तो उस समय लोकसभा का स्पीकर किसे बनाया गया? 7वीं लोकसभा। 7वीं लोकसभा में 2 स्पीकर बदले गए थे। पहले स्पीकर बने थे YD शर्मा और दूसरे स्पीकर बनाए गए थे YD शर्मा के बाद RK शुक्ला। RK शुक्ला इसमें दूसरे बनाए गए। तो इस विधानसभा में 2 स्पीकर रहे। इसके बाद अगर हम अपोजिशन लीडर की बात करेंगे तो ये तो तय है कि कांग्रेस की सरकार बनी है तो लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी या किसी अन्य पार्टी से होगा। तो यहाँ पर ये जो मौका है ये मिला सुंदरलाल पटवा को। सुंदरलाल पटवा को बनाया गया। इसी विधानसभा के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई, वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई ये घटना। तो याद रखिएगा जब ये घटना हुई तो सीएम कौन थे? अर्जुन सिंह। अगर कोई पूछेगा पीएम कौन था, तो पीएम की अगर बात करेंगे तो पीएम इंदिरा गांधी नहीं रही 1984 में। दिसंबर में तो वो बिल्कुल नहीं रही क्योंकि 31 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई। तो पीएम यहाँ पर बन चुके थे राजीव गांधी। पीएम थे राजीव गांधी, ठीक, जब ये गैस ट्रेजेडी हुई तब। लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने बताया है, विधानसभा स्पीकर भी बताए हैं, 2 हुए थे इस समय। और ये वो समय था जब राजीव गांधी पावर में आए तो केंद्र में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सीटें उस समय पर आईं। 414 415 की सीटें वहाँ पर मिली कांग्रेस को। और फिर यहाँ पर स्टेट में 1985 में असेंबली इलेक्शन बुलाए जाते हैं। तो 8th असेंबली इलेक्शन का टेन्योर है यहाँ पर एमपी में 1985 से लेकर के 1990 तक। देखिए जब केंद्र में राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के समय पर बहुत सारी घटनाएं घटी। एक तो राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी के विपरीत डिसेंट्रलाइजेशन पर काम करना चाहते थे एंड ही वांटेड टू डेवलप पंचायत सिस्टम इन इंडिया। ऑफिशियली उसको डेवलप करना चाहते थे। एक तो ये था। दूसरा कि ड्यूरिंग राजीव गांधी टेन्योर देयर वाज फेमस केस ऑफ शाहबानो का केस हुआ, जिसमें राजीव गांधी ने अपनी अति बहुमत वाली सरकार का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पलटा गया, जो आरोप लगाया गया कि इन्होंने तुष्टीकरण के लिए भारतीय मुसलमानों के लिए ऐसा किया है, तो निश्चित ही भारतीय मुसलमानों के विपरीत जो दूसरी विचारधारा थी, हिंदू विचारधारा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजीव गांधी मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और राजीव गांधी फिर हिंदुओं के हित में अपना निर्णय लेते हुए उन्होंने 1986 के बाद वहाँ पर राम मंदिर के दरवाजे अयोध्या में खुलवा दीजिए। अयोध्या में जो विवादित ज़मीन जो चल रही थी उसके गेट उन्होंने खुलवा दिए। इस गेट के खुलने से क्या हुआ कि हिंदुओं की भावनाएं उमड़ी, और हिंदुओं की भावनाएं उमड़ी उससे पहले ही आप देखेंगे कि 1985 का जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, क्योंकि बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था, लेकिन 80 का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी। बीजेपी ने केंद्र में 1984 का चुनाव लड़ा था, है ना। वहाँ राज्य में 1985 का चुनाव लड़ा बीजेपी ने। तो जो जनता पार्टी से टूट करके जितने भी लोग अलग अलग हुए थे उनमें से अलग अलग पार्टियां बनी, उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी भी बनी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अब यहाँ पर इलेक्शन में वो लोग लड़ेंगे 1985 में बीजेपी के नाम से। अभी तक वो भारतीय जनसंघ के नाम से लड़ते थे या जनता पार्टी के नाम से लड़ते थे, और भारतीय जनसंघ भी मर्ज हुआ था जनता पार्टी में 1977 में और 80 में। ये 2 चुनाव भारतीय जनसंघ ने नहीं लड़े, जनता पार्टी के नाम से लड़े गए। और 80 के बाद के चुनाव में जनसंघ भी नहीं रहा, वो बीजेपी बन गया। तो उसके जनसंघ का जो आखिरी चुनाव है वो 1972 का था, वहीं तक उसने लड़ा था। अब ये हिंदुओं के मुद्दे पर यहाँ पर देश में सारे लोगों की भावनाएं एक होने लगी, उबाल लेने लगी, और बीजेपी को अपार समर्थन मिलने लगा। और राजीव गांधी अपने ही डिसीजन से घिरते जा रहे थे, और इलेक्शन का टाइम भी आ रहा था। अभी तो हम स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं 1985 में।
1985 में स्टेट इलेक्शन का टेन्योर था, 8th असेंबली का टेन्योर था 1985 से 1990 तक। और यहाँ पर अगर सीटों की संख्या देखेंगे तो वही है, 320 सीट्स हैं। और अगर हम सीएम की बात करेंगे तो यहाँ पर पंजाब में हुई इंसर्जेंसीज, जो 84 के दंगों के बाद से वहाँ पे जो कुछ हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छे विश्वसनीय नेता की ज़रूरत थी। तो राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह से कहा कि आपको वहाँ जाना है। अर्जुन सिंह ने इलेक्शन के बाद सीएम पद की शपथ ली और लगभग उसके 2 दिन बाद वो पंजाब के लिए रवाना हुए और यहाँ पर उन्होंने सीएम का पद दिया मोतीलाल वोरा को। ठीक, फिर मोतीलाल वोरा जब यहाँ पर प्रशासन को ठीक से संभाल नहीं पाए, उस समय डकैत प्रॉब्लम भी बहुत चल रही थी। इस कारण से अर्जुन सिंह को वापस बुलाया और अर्जुन सिंह फिर वापस से यहाँ पर आकर के सीएम बने। लेकिन अर्जुन सिंह जब वापस आए तब तक उनका नाम चुरहट लॉटरी केस में आ गया। उनके बेटे अजय सिंह जो राहुल हैं, राहुल भैया हैं, उनका नाम चुरहट लॉटरी केस में आ गया, जिसमें अर्जुन सिंह भी आए। तो उस केस के कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर से ML वोरा को बनाया गया। तो अभी देखिए, अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह मोतीलाल वोरा, ये सीएम लगातार बदलते रहे। और मोतीलाल वोरा को जब केंद्र में बुलाया गया तो यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई SC शुक्ला को, यानी श्यामाचरण शुक्ला को। तो ये भी ऐसा रहा कि 5 साल की विधानसभा में 5 सीएम यहाँ पर फिर से बदले गए। 5 साल की विधानसभा में 5 सीएम यहाँ पर फिर से बदले गए। ये था यहाँ का कार्यकाल। अब उसी समय स्पीकर का पद की अगर हम बात करेंगे तो किसको दिया गया स्पीकर का पद? देखिए, स्पीकर का पद तो पार्टी के लोगों के पास ही रहता है ना। तो यहाँ पर अर्जुन सिंह जब वो बने, क्या कहते हैं, तो स्पीकर का जो पद है वो दिया गया राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को ये पद दिया गया। अब बात करेंगे अपोजिशन की। अपोजिशन के बारे में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा ताकतवर अपोजिशन तो था नहीं, लेकिन चूंकि अपोजिशन की जो पोजीशन है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी होती है, तो 8वीं विधानसभा के लिए यहाँ पर बनाया गया कैलाश जोशी को, क्योंकि ये बीजेपी के हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो इनको ये पद दिया गया कैलाश जोशी। यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, ठीक, यहीं पर। और इसी विधानसभा के कार्यकाल में यहाँ पर साहबानों का केस हुआ केंद्र में। 1989 में सेंट्रल इलेक्शन हुए, यानी हमारे देश के जो जनरल इलेक्शन है 1989 के, उनकी घोषणा राजीव गांधी ने करवाई। और 1989 में केंद्र में इलेक्शन हुए। केंद्र में जब इलेक्शन हुए तो इस बार केंद्र के इलेक्शन में उनको 85 लगभग सीटें मिली बीजेपी को, जिस बीजेपी को 1984 के इलेक्शन में केवल 2 सीटें मिली थी, केवल 2 सीटें मिली थी। और उन 1984 से लेकर के 1989 5 साल में इस देश में हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा चला कि उनकी सीटें 2 से बढ़कर के 85 हो गई, 85 सीट्स हो गई, यानी बीजेपी एक अच्छी स्थिति में आ गई। 1989 में अच्छी स्थिति में आ गई। और केंद्र में कांग्रेस की सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे बीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़ करके जनता दल बनाया, जिस जनता दल में मुलायम सिंह यादव और अन्य नेता भी शामिल थे। तो उस जनता दल ने कांग्रेस को ही चुनौती दी और कांग्रेस को चुनौती दी और सीटें ला करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई और पीएम बनाए गए विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो बीपी सिंह को यहाँ पर पीएम बनाया गया। तो 1989 में बीपी सिंह जब पीएम बने तो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी। अब गैर कांग्रेसी सरकार के समय पर जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो उसका असर यहाँ भी पड़ेगा, ठीक। अब 9th असेंबली इलेक्शन होने हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 9वीं लोकसभा के चुनाव, वो विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये होंगे 1990 से लेकर के 1992 तक, यहाँ पर ये इलेक्शन होने हैं। अब केंद्र में क्या पूरे देश में हिंदुत्व की लहर बहुत तेज़ी से चल रही थी, बहुत तेज़ी से। केंद्र में बहुत अच्छी बहुमत से, मतलब काफ़ी अच्छी सीटें मिली थी उनको। इसका रिजल्ट यहाँ भी देखने को मिला। हालांकि यहाँ सीटों की संख्या वही थी, सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया और इस प्रकार से बीजेपी को मध्य प्रदेश में पहली बार बहुमत मिला, सरकार बनाई और सुंदर लाल पटवा को
सीएम बनाया गया। सुंदरलाल पटवा सीएम बने 1990 में 9th असेंबली में। और उस समय अगर हम स्पीकर के बारे में बात करें तो स्पीकर तो अपनी ही पार्टी का बनाया जाता है ना। तो उस समय स्पीकर बने बीएम मिश्रा। बीएम मिश्रा को स्पीकर बनाया गया। बीएम मिश्रा स्पीकर बने। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात होगी, और ये भी पता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा ही किसका बनता है? विपक्ष का बनता है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये कौन सी विधानसभा है? 9वीं विधानसभा है। 9वीं विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए चुना गया श्यामाचरण शुक्ला को, SC शुक्ला को। SC शुक्ला बने वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन 9वीं विधानसभा में। इस 9वीं विधानसभा में बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन ये भी पता है कि देश में चल रहे कार सेवा के लिए प्रयास चल रहे थे। मंदिर राम जन्मभूमि निर्माण आंदोलन चल रहा था, विश्व हिंदू परिषद उसको बढ़ावा दे रही थी। इसी कारण से ये आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या पहुंच करके जो विवादित ढांचा था उस पर चढ़ करके उसके गुंबदों को गिरा दिया। तो गुंबदों को गिरा दिया गया। उस समय स्थिति अलग थी, क्योंकि केंद्र की सरकार गिर चुकी थी। केंद्र की सरकार जो बीपी सिंह सरकार थी वो 89 से काम कर रही थी, वो गिर चुकी थी अगले 1.5 वर्ष में। और उसके बाद चंद्रशेखर को कांग्रेस के सहयोग से पीएम बनाया गया, और चंद्रशेखर की भी सरकार गिरी। तो 1991 में जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें फिर से कांग्रेस को बहुमत मिला, और कांग्रेस की ओर से पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। तो नरसिम्हा राव के समय पर राम जन्मभूमि आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था, और राम मंदिर निर्माण आंदोलन भी चल रहा था। उसी आंदोलन में 6 दिसंबर 1992 को जब गुम्बद गिराया गया, मस्जिद गिराई गई, तो उसके बाद बहुत सारे राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया गया। उनमें से उत्तर प्रदेश की सरकार थी, मध्य प्रदेश की सरकार भी थी। चूँकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में जो सीएम थे वो कल्याण सिंह थे, एमपी में जो सीएम थे वो सुंदरलाल पटवा थे, ये भी बीजेपी की सरकार, वहाँ भी बीजेपी की सरकार। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और केंद्र में चौहान साहब गृह मंत्री थे, और वहाँ पर ये सरकार गिराई गई। और इसके बाद राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया केंद्र की ओर से। तो अब मध्य प्रदेश में समय आता है तीसरे राष्ट्रपति शासन का, और तीसरा राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगता है 16 दिसंबर 1992 से लेकर के 6 दिसंबर 1993 तक। 355 दिन का लगा है। पहला प्रेसिडेंट रूल एमपी में 54 डेज़ का था, दूसरा जो लगा था वो 113 डेज़ का था, 113 डेज़ का था, और तीसरा लगा है 355 डेज़ का। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 1 वर्ष केवल 10 दिन बाकी हैं। तो ये तीसरा राष्ट्रपति शासन है जो लगाया गया। जब ये राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ 1993 में, तो जब ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय अगर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो यहाँ पर थे SD शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, जो MP के भोपाल के ही थे। अगर हम PM की बात करेंगे तो PM थे PV नरसिम्हा राव, ये PM थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ CM, तो CM कौन थे? सुंदरलाल पटवा थे। लेकिन गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे MA खान साहब। जब इसको लगाया गया, जब एंड हुआ तो इसके थे कुरैशी जी। तो 2 गवर्नर थे यहाँ पर जिनके समय पर ये राष्ट्रपति शासन चलता रहा, और 1993 में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। तो MP में अब 10वीं विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। देखते हैं 10th असेंबली इलेक्शन। 10th असेंबली इलेक्शन का जो पीरियड है वो है 1993 से लेकर के 1998 तक। जब ये इलेक्शन हुआ तो MP में विधानसभा की सीटों की संख्या में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और ये 320 ही थी, और रिजर्वेशन भी वही चल रहा था 44/75। यहाँ पे जब CM की बात हुई तो CM के पद दिया गया दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह बने CM। और अगर हम स्पीकर की बात करेंगे
तो स्पीकर बनाए गए श्रीन्यूत श्रीनिवास तिवारी, श्रीन्यूत श्रीनिवास तिवारी, एस श्रीनिवास तिवारी, बहुत फेमस एस तिवारी, जो रीवा के हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाया गया, सोचिए 1993 में, यानी 10th में। ये बहुत अजीब सा नाम है, हमारी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में अक्सर नहीं देखा जाता इस नाम को। ये नाम बना विक्रम वर्मा को। विक्रम वर्मा यहाँ पर 10th असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए। इस असेंबली ने 93 से लेकर के 98 तक काम किया और इसके बीच में केंद्र में सरकार गिरी। केंद्र में सरकार गिरी 1996 में, और वहाँ फिर से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के यूपीए और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के एनडीए का फॉर्मेशन किया। इसके बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रणब मुखर्जी की बुक है माय कॉलिजन ईयर्स, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें गठबंधन की सरकारों के लिए आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। जब कभी हम डिटेल इस पॉलिटिक्स पर, इंडिया की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे तो वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो सेंट्रल पॉलिटिक्स में हमारी चलती थी। तो ये थे 10th असेंबली इलेक्शन, और 10th असेंबली इलेक्शन में एक ही सीएम रहे हैं। और इसके बाद आते हैं 11th असेंबली इलेक्शन। तो 11th असेंबली इलेक्शन कब होंगे, 1998, कब तक, 2003। इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। पहला, द फॉर्मेशन ऑफ सीजी, छत्तीसगढ़ हुआ 2000 में। लेकिन ये चुनाव जब हुए थे वो चुनाव 320 सीटों के लिए ही हुए थे 1998 में, क्योंकि उस समय तो छत्तीसगढ़ बना नहीं है। छत्तीसगढ़ बना है मिड ऑफ असेंबली में, यानी कि 2000 में। उसके बाद सीटों की संख्या कम हुई, जो अपन अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। तो यहाँ पे जो सीएम का पद है वो एक बार फिर दिया गया दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह सीएम बने, जबकि केंद्र में अटल बिहारी जी अपनी सरकार चला रहे थे। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे पीएम चेंज हुए। पहले अटल बिहारी बने 13 दिन के लिए, फिर उसके बाद एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर से अटल बिहारी बने 13 महीनों के लिए, और फिर से 1999 के इलेक्शन में अटल बिहारी फिर से बने 2004 तक के लिए पीएम। लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को। और इस समय स्पीकर किसे बनाया गया, 11th, है ना। तो स्पीकर वही हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, एस श्रीन्यूत श्रीनिवास तिवारी। ये लगातार 2 विधानसभा में काम किए हैं। 10th असेंबली और 11th असेंबली में एक ही स्पीकर थे। अब आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर 2 लोग रहे। एक थे गौरी शंकर शेजवार, और दूसरे बनाए गए बाबूलाल गौर। देखिए, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से लीडर ऑफ अपोजिशन सीएम भी रहे हैं। उनमें से एक बाबूलाल भी हैं, श्यामाचरण शुक्ला भी है, अर्जुन सिंह भी है ना, सुंदरलाल पटवा भी हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से व्यक्ति ने लीडर ऑफ अपोजिशन का भी काम किया है और इसका भी काम किया, सीएम का भी काम किया है। ये यहाँ पर बनाए गए। और ये थे 11th असेंबली इलेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें एक तो छत्तीसगढ़ का डिवीज़न हुआ, यही सबसे बड़ा है। तो इसमें देखेंगे कि क्या हुआ कि एमपी की जो 320 विधानसभा थी, और उसमें से अब 230 को दे दी गई और 90 विधानसभाएं दे दी गई छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ, और छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के बाद वहाँ पर अलग कांग्रेस की सरकार बनाई गई 2000 में ही, और उसके इलेक्शन हालांकि बाद में कराए गए, लेकिन अजीत जोगी को वहाँ पर सीएम बनाया गया। अब आएंगे नेक्स्ट इलेक्शन, जिसको कहेंगे 12th असेंबली इलेक्शन। 12th असेंबली इलेक्शन होते हैं 2003 में, और इसका टेन्योर होता है 2008 तक। ठीक, अब जो सीट्स की संख्या वो कम हो गई, क्योंकि कुछ छत्तीसगढ़ चले गए। तो अब हमारे पास कितने हैं, 230, जो वर्तमान में भी 230 हैं। ये अभी है, और स्थिति वही है 35/47। जो रिजर्वेशन है 35/47 एससी और एसटी का। ये पहले 34 था, फिर इसको बढ़ा करके 35 कर दिया गया एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो सीएम है
पहली बार बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर सीएम बनाए गए उमा भारती जी को सीएम बनाया गया। उमा भारती जी कि जब प्रशासनिक चीज़ों और धार्मिक कार्यों के बीच में तालमेल नहीं बना पाई तो वहाँ पर सीएम का पद दिया गया बाबूलाल गौर को, जो इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रहे थे। इसके बाद ये पद दिया गया शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान जब वो सीएम बने थे तो उस समय विदिशा से सांसद हुआ करते थे और आज भी विदिशा से सांसद हैं वो, है ना। आज विदिशा से सांसद हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में कृषि मंत्री भी हैं। तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर लाए गए तीसरे नंबर पर। फिर उन्होंने इस टेन्योर को पूरा किया 2008 तक, ये टेन्योर पूरा रहा। अब हम स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर किसे बनाया गया 12th असेंबली में। अगर हम स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर किसे बनाया गया, तो यहाँ पर स्पीकर एक ही रहे थे जिनका नाम था ईश्वर दास रोहिणी ही स्पीकर रहे थे। और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे जमुना देवी ये पहली महिला लीडर ऑफ अपोजिशन है। दूसरा, मध्य प्रदेश की पहली डेप्यूटी सीएम भी रही हैं। एसटी कैटेगरी से आती थी तो मध्य प्रदेश की पहली डेप्यूटी सीएम भी रही है। इसके बाद 2008 में इलेक्शन होते हैं मध्य प्रदेश में और उसके बाद सीएम की तो बात ही नहीं है। आप देखेंगे कि लगातार सीएम के पद को 2013 तक संभालने का काम किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने, और ये भी 230 सीटों के लिए हुआ है। और सीएम ने यहाँ पर काम किया है शिवराज सिंह चौहान ने काम किया। और इसमें अगर हम स्पीकर की बात करेंगे तो स्पीकर इसमें वही हैं जो पहले थे, ईश्वरदास रोहिणी, उन्होंने ही काम किया है। और अगर अपोजिशन ऑफ लीडर की बात करेंगे तो इसमें 2 लोग हैं, जमुना देवी भी हैं जो इससे पहले भी थी, और उसके बाद अजय सिंह राहुल भी हैं। अजय सिंह राहुल सन ऑफ अर्जुन सिंह, ये भी हैं इसमें, इन्होंने भी काम किया है। नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन अनाउंस होते हैं और 2013 में चलेगी 14वीं विधानसभा मध्य प्रदेश की। तो ये 14वीं विधानसभा के इलेक्शन होंगे 2008 से लेकर के 13 तक। अभी हम लोगों ने देखा है 13 असेंबली इलेक्शन, अब 14th इलेक्शन 13 से 18 होंगे। 2013 से लेकर के 2018 तक होंगे, ठीक। तो 18 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी को स्पेशल मैंडेट मिला और पोस्ट वही थी, 230 थी सीट्स, रिजर्वेशन फार्मूला भी वही था और सीएम भी वही थे, शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हुए हैं 2013 से 18 तक। और यहाँ पर स्पीकर और अपोजिशन, ठीक, स्पीकर का पद दिया गया सीता शरण शर्मा को और अपोजिशन का पद दिया गया सत्यदेव कटारे और अजय सिंह राहुल को दिया गया, ठीक। ये था, इनका स्वास्थ्य खराब था कटारे जी का, तो उन्होंने इसके बाद ये पद अजय सिंह राहुल को दे दिया गया। ये था हमारे यहाँ पर 14th असेंबली इलेक्शन 13 से 18। लगातार शासन करने के कारण से एंटी इनकम्बेंसी आई बीजेपी के लिए, और जब 15th असेंबली इलेक्शन हुए वो हुए 2018 से लेकर 2023 के लिए। ये जब इलेक्शन हुए तो सीटों में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सीट उतनी ही थी, रिजर्वेशन फार्मूला भी सेम था,
लेकिन मैंडेट इस बार बीजेपी को नहीं मिला, मैंडेट मिला कांग्रेस को और सीएम का पद मिला कमलनाथ को। कमलनाथ को ये पद मिला और उन्होंने लगभग 1.5 साल तक इस पद पर काम किया, 1.5 साल तक इस पद पर काम किया। फिर अचानक कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, लगभग 25 से 26 विधायकों ने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया। कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया तो कांग्रेस माइनॉरिटी में आ गई, वहाँ पर अल्पमत में आ गई विधानसभा में। और कमलनाथ इससे पहले कि अपना फ्लोर टेस्ट पास करते उन्होंने इस्तीफा दे दिया 23 मार्च के बाद। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, चूँकि बीजेपी सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने इसको मौके को भुना लिया और शिवराज सिंह चौहान इसी विधानसभा में फिर से सीएम बने। शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बने, यानी पहले कांग्रेस का सीएम फिर बीजेपी का सीएम। तो फिर स्पीकर के साथ भी बदलाव होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो स्पीकर थे एनपी प्रजापति, फिर जब बीजेपी की सरकार बनी तो स्पीकर बने गिरीश गौतम। गिरीश गौतम बने और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने 15वीं में? लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन भी निश्चित ही 2 रहे होंगे उसमें, तो किसको बनाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन बताइए? लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे पहले इसमें बनाए गए कौन? गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव। जब बीजेपी की सरकार आई तो कौन बने लीडर ऑफ अपोजिशन? बीजेपी की सरकार आई तो उस समय बनाए गए सिंघार साहब, उनको बनाया गया लीडर ऑफ अपोजिशन। गोपाल भार्गव को बनाया गया और उसके बाद सिंघार साहब को बनाया गया लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस की सरकार में। ठीक, तो इस तरह से जो 5th असेंबली इलेक्शन हुए और फिर आते हैं 16th असेंबली इलेक्शन। और 16th असेंबली इलेक्शन लेटेस्ट इलेक्शन हैं। तो लेटेस्ट इलेक्शन हुए थे 2023 के नवंबर में और इनका टेन्योर है 2028 तक, यहाँ तक रहेंगे। और 230 सीट हैं। रिजर्वेशन फार्मूला अभी भी वही है 35/47। और सीएम का पद इस बार दिया गया मोहन यादव को दिया गया। और मोहन जो यादव हैं उन्हीं के समय पर स्पीकर का पद दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, जो केंद्र में मिनिस्टर थे। और लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, का नाम है उमंग सिघार। उमंग सिघार को ये पद दिया गया है, ये वर्तमान है। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग और करेंगे। जैसे अगर आप देखें कि वर्तमान में कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश की विधानसभा में चुनी गई हैं, तो नंबर ऑफ वुमेन की बात करेंगे तो अभी 27 वीमेन चुनी गई। ये कौन से में? 10th असेंबली में इतनी वीमेन चुनी गई है, सॉरी 16th असेंबली में। अगर हम 15 की बात करेंगे तो 15 असेंबली में जो वुमेन की संख्या थी वो थी 21 महिलाएं चुनी गई थी यहाँ पर। इसको ठीक। अगर हम देखेंगे 14th असेंबली इलेक्शन में, तो 14th असेंबली इलेक्शन में सबसे ज़्यादा 33 महिलाएं चुनी गई थी, 33 वीमेन। अगर हम 13th असेंबली में जाएंगे तो 13th असेंबली में यहाँ पर महिलाओं की संख्या थी 22 महिलाएं। अगर हम 12th असेंबली में जाएंगे, 12th असेंबली में जो नंबर ऑफ वीमेन हैं उनकी संख्या थी 19 महिलाएं चुनी गई थी। अगर हम 11th असेंबली में जाएंगे तो 11th असेंबली में नंबर ऑफ वीमेन कैंडिडेट थे 26 जो चुनी गई थी, जो जीती थी चुनाव। और 10वीं में अगर हम देखेंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, उनको मिलेगी 12, 12 थी। ठीक। अगर हम प्रेजेंट रूल हो गया,
अगर हम 9th असेंबली में आएंगे, वहाँ हमको देखना है कि कितनी महिलाएं चुनी गई, तो उनकी संख्या थी 11। और ऐसे ही 8th असेंबली में अगर हम देखेंगे तो कितनी महिलाओं की संख्या यहाँ पर थी 8th असेंबली में, तो 8th असेंबली में थी 31। यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या, लेकिन सबसे अधिक अभी तक यहाँ नहीं रही है। सबसे अधिक महिलाओं की संख्या रही है 14th असेंबली इलेक्शन में, ये 8th हैं। अगर हम 7th असेंबली में महिलाओं की बात देखेंगे कितनी संख्या थी, तो इसमें थी 7th असेंबली में 18 थी। अगर हम देखेंगे 6th असेंबली इलेक्शन में कि महिलाओं की संख्या 6th असेंबली इलेक्शन में कितनी थी, तो वो संख्या हमको मिलेगी 10। 6th असेंबली इलेक्शन में 10। ठीक, तो ये थे महिलाओं की संख्या जिसे हमें अलग अलग विधानसभाओं में देखा। इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है कि कौन कौन, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूं सिंपल सा, इसमें ये देखें कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर अगर मैं कहूं स्पीकर के रूप में तो किसका है, तो ये है कुंजीलाल दुबे का है। सबसे छोटा अगर बताना हो तो टी हरिश्चंद्र का सबसे छोटा है टेन्योर है। ऐसे ही सीएम के टेन्योर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा हमको किसका मिलेगा, शिवराज सिंह चौहान का। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो राजा नरेश का, उनका मिलेगा। किस पार्टी से थे, और गोविंद नारायण पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस से चुनाव जीत करके गैर कांग्रेसी सरकार के सीएम बने। जब केंद्र में इमरजेंसी लगाई गई तब यहाँ पर सीएम कौन था, जब यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो सेंटर में सीएम कौन था, या फिर जब सेंटर में आंदोलन चल रहे थे या फिर कोई बड़ी घटना घटी थी तो उस समय मध्य प्रदेश में सीएम कौन था। इस सब के बीच में आपका एक तालमेल और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि हम सारे सीएम को ऐसे ही याद करते हैं कि ये इसके बाद, ये सीएम याद करने की चीज़ नहीं है। आप उस समय की परिस्थितियों को समझिए कि क्या रहा होगा उस समय और क्यों सीएम बदले गए बार बार। क्या आप सीएम को लगातार याद करके ये याद रख सकते हैं कि वे सीएम किसके बाद, वरना अगर किसी ने पूछा कि कौन सी विधानसभा में कितने सीएम बने थे, कौन सी विधानसभा में कितने सीएम बने थे, तो कैसे बताएंगे। क्योंकि जब सीएम को हम क्रम से पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। इसलिए क्रम, कोई लिस्ट याद नहीं करनी है हमको परिस्थितियाँ देखनी है कि कब क्या क्या हुआ। कब हमारे यहाँ 320 सीटों के लिए इलेक्शन शुरू हुए, उससे पहले हमारे यहाँ 296 सीटों के लिए इलेक्शन होते थे। 230 सीटों के लिए इलेक्शन कब से शुरू हुए, या फिर पहले इलेक्शन कितनी सीटों के लिए हुए। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू बी कीप इन अवर माइंड। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, एक बार ग्राफ बना लेंगे तो शायद आप परीक्षा में नहीं भूलेंगे उसको, है ना। तो हमारे दिमाग में ग्राफ होना चाहिए। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि कौन कौन से ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं जो सीएम बने हैं, तो ये आप अच्छे से छांट सकते हैं कौन कौन से रहे। ठीक, इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपने यहाँ बनी तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कहाँ से कितने लोग गए थे, जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। तो आपको याद रखना है कि सीपी बरार से उसमें 19 लोग गए। अगर हम बात करेंगे मध्य भारत की तो मध्य भारत से केवल 7 लोग गए। उसके बाद विंध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ से 4 लोग गए। भोपाल स्टेट की बात करेंगे, वहाँ से एक ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में गया था। तो जहाँ से कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कम लोग गए वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भोपाल से मास्टर लाल सिंह गए थे। लाल सिंह ने भोपाल की आज़ादी का आंदोलन भी चलाया है, तो वो महत्वपूर्ण फिगर है, पर्सनैलिटी है हमारी। तो वो आपको पता होना चाहिए कि भोपाल का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किसने किया, तो किसने किया प्रतिनिधित्व, वहाँ पर मास्टर लाल सिंह ने किया। और विंध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पर आपने देखा कि 4 लोग थे, 2 तो वहाँ पर सीएम जैसे अवधेश प्रताप सिंह, शंभुनाथ शुक्ला, इसके अलावा राम सहाय तिवारी वहाँ पर रहे, और मन्नूलाल द्विवेदी, ये 4 लोग वहाँ से रहे। मैंने उसके बता दिए हैं आपको पहले भी कि मध्य भारत से जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कौन कौन से रहे। गोपी कृष्ण विजयवर्गीय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं वहाँ से। ठीक, इसके अलावा मैंने ये भी बताए थे कि सीपी बरार से महत्वपूर्ण कौन कौन से रहे। उनमें राजकुमारी अमृत कौर थी, रविशंकर शुक्ला थे, हरि सिंह गौर थे, है ना, फ्रैंक एंथनी थे। ये महत्वपूर्ण फिगर है जो वहाँ से रहे।
तो ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी किताब पर कर लेते हैं और रिसर्च नहीं करते हैं किसी टॉपिक पर। अगर हम किसी टॉपिक पर रिसर्च करेंगे तो उन आंसर को भी निकाल पाएंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं, और वो जब ऑफ बीट क्वेश्चन पे जाता है तो हम उसको पकड़ पाते हैं कि हाँ ये कहाँ से क्या पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो सारे मध्य प्रदेश के प्रशासन को अच्छे से समझ सकते हैं कि कब कब किसने काम किया है। और अगर इसको पढ़ेंगे तो ना कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि आपके परीक्षाओं के प्रश्न भी सही होंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ठीक लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।